Hello, you are most welcome in Geocentric. Myself is Ashutosh. Before starting this lecture, I would like to say you that in our next video, in our next lecture, we will deal with the agricultural location model of von Thunen, and that is very important locational model of human geography and economics as well. So, before dealing with the agricultural location model or discussing agricultural location theory, it is very essential to know about the factors influencing the agricultural activities or agricultural location. So, here in this video, in this lecture, we will deal with those significant factors, major factors, okay, influencing agricultural location, okay, or agricultural activities. So, here one by one we will deal with the major influencing factors. You can just classify or group all those factors into few major, okay, groups or categories, and what I did here. So, here you can say that first is the geographical factors, then climatic factors, then economic factors, then people or demographic factors, then socio-cultural and political factors, then environmental factors and others. So, these are the major categories of factors influeing the agricultural location, and we will deal with all these major categories one by one. Geographical factors, it consists of several sub-factors which influence the agricultural location or activities. First is geographical factors. Okay, so here you can say that topography is one of the factor, then soil is one of the factors, and river or a stream. So majorly you can just classify the geographical factors into topography, soil and river or stream. So topography, as we all know that it consists of what, several type of relief features, or it is just, it refers to the structure of landform. Okay, तो टोपोग्राफी जो है आपका, टोपोग्राफी ये क्या इंडिकेट करता है, जो आपका जो लैंडफॉर्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आइदर माउंटेनस है और इट इज़ प्लेन और प्लेट्यू. ओके, तो टोपोग्राफी इसलिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है टोपोग्राफी की बात करना जब भी हम एग्रीकल्चर लोकेशन की बात करते हैं या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं. लाइक कि कई सारे केसेस आप खुद जानते होंगे, आप यू कैन जस्ट एज्यूम हियर दैट लाइक माउंटेनस रीजन में आपको पता होगा किस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सुटेबल है और की जाती है. लाइक कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देख सकते हैं कि माउंटेनस रीजन में टी प्लांटेशन होता है, तो टी कल्टीवेशन, टी प्लांटेशन के लिए माउंटेनस टोपोग्राफी सुटेबल है. इट मीन्स इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं, लाइक कि रेनफॉल, एक सुटेबल अमाउंट ऑफ रेनफॉल होनी चाहिए, टेम्परेचर उसकी एक लिमिट में होनी चाहिए. ओके, तो बट जो वहाँ की टोपोग्राफी जो है उसके लिए एक हाई एल्टीट्यूड की ज़रूरत होती है, मीन्स हाइट की ज़रूरत होती है अबव द सी लेवल टी कल्टीवेशन के लिए, एंड दैट्स वाई माउंटेनस टोपोग्राफी उसके लिए सुटेबल है. सिमिलरली जो आपके कॉफ़ी के लिए, ओके, रबड़ के लिए, तो ऐसे जो आपके मीन्स प्लांटेशनल जो है एग्रीकल्चर है, ऐसे क्रॉप्स के लिए माउंटेनस टोपोग्राफी सुटेबल माना जाता है. सिमिलरली अगर हम पैडी कल्टीवेशन की बात करें, वीट कल्टीवेशन की बात करें, जूट कल्टीवेशन की बात करें, तो ये सारे किस टोपोग्राफी में बेस्ट प्रोडक्शन हो सकता है इनका, प्लेन टोपोग्राफी में. ओके, एंड सिमिलरली जो है आपके जो प्लेट्यू टोपोग्राफी है वो भी जो आपके, तो कहने का मतलब है कि इस तरह की जो जोग्राफिकल फैक्टर्स में एक टोपोग्राफी फैक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर लोकेशन के लिए. ओके, देन नेक्स्ट इज सॉइल. यहाँ एल्यूवियल सॉइल जो है आपका वो राइस हो या वीट हो उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाती है. सिमिलरली इफ़ आई से दैट विच सॉइल इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कॉटन और सोयाबीन, दैन व्हाट यू विल से, ब्लैक सॉइल. ओके, आपको पता है, और इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए या फिर सोयाबीन के लिए कौन सी सॉइल मोस्ट सुटेबल है, तो वहाँ आप माइंड में रखिए ब्लैक सॉइल. ओके, क्योंकि ब्लैक सॉइल में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है, जो कि आपकी सोयाबीन या फिर कॉटन प्रैक्टिसेस के लिए काफ़ी एसेंशियल माना जाता है. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो जो सेमी डेजर्ट रीजन है,
ओके जहाँ पे कि आपका रेनफॉल जो है कम होता हो, टेम्परेचर अधिक होता हो, तो वहाँ जो है वो कोर्स ग्रेन्स के लिए लाइक कि मिलेट्स के लिए मीन्स ज्वार बाजरा ऐसे जो है आपके, या फिर जो है आपके ऑयल सीड्स, तो ऐसे प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए वो कंडीशन सुटेबल होता है। तो कहने का मतलब है इसलिए जो सॉइल जो है एक अनदर जो है इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फैक्टर है जो कि हमारे एग्रीकल्चर लोकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। सॉइल अगर काफ़ी प्रोडक्टिव है ओके देन वहाँ जो है आपके इंटेंसिव जो है फार्मिंग की जा सकती है। ओके अगर सॉइल प्रोडक्टिव है तो इंटेंसिव फार्मिंग जो है की जा सकती है, जो आपके प्रोडक्टिविटी वहाँ की बढ़ जाएगी, ओके अधिक होगी। तो इस तरह से जो है सॉइल का फर्टाइल होना काफ़ी ज़रूरी है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। देन नेक्स्ट इज रिवर और स्ट्रीम। ओके रिवर और स्ट्रीम जो है ये एक ऐसा जो है आपका मीन्स है एग्रीकल्चर जो है डेवलपमेंट के लिए आप कह सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है हमारे इरिगेशन सिस्टम को के लिए काफ़ी एसेंशियल है रिवर और स्ट्रीम्स। और आपको पता है जो मीन्स अगर बात करें तो इंडियन जो एग्रीकल्चर सिस्टम रही है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है मानसून पे डिपेंडेंट रहा। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस कई सारे जो आपके रिवर वैली जो प्रोजेक्ट लाए गए, प्रोजेक्ट्स के थ्रू फिर उनके थ्रू इरिगेशनल फैसिलिटीज़ को ग्रूम करने के लिए उसे डेवलप करने का एफर्ट किया गया, और फिर कहीं जाके जो है आपके एग्रीकल्चर जो आपके प्रोडक्शंस थे इंडिया में वो बढ़ना स्टार्ट हुई। तो इसलिए रिवर और स्ट्रीम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस रीजन में जो प्रॉपर रिवर नेटवर्किंग है, स्ट्रीम नेटवर्किंग हो, वह रीजन जो है ज़्यादा मीन्स प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है करने में कैपेबल होगी। ओके अदरवाइज अगर कोई रीजन जो है आपके जहाँ पे इनसफिशियंट रिवर नेटवर्किंग है वहाँ फिर जो है मुश्किल हो जाता है इरिगेशनल फैसिलिटीज़ को सिस्टम को डेवलप करना। ओके देन another factor means club of factors is climatic factors. Okay so now here you will see that rainfall or precipitation, then temperature, okay these are the two significant means factors influencing the agriculture system. सो फर्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर में लाइक कि रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन आप सभी जानते हैं, जहाँ रेनफॉल अधिक होगी वो कई तरह के जो है आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए सुटेबल होगा, लाइक कि पैडी, जूट, ओके शुगर केन। तो ऐसे जो आपके जो रीजन जो है हैवी जो मीन्स रेनफॉल वाली रीजन है, प्रेसिपिटेशन वाली रीजन है, वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, मीन्स एसेंशियल है। जहाँ रेनफॉल कम होगी वहाँ सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट भी कम होगा, और फिर इसलिए क्या होगा वहाँ कोर्स ग्रेन्स के लिए वो फेवरेबल कंडीशन तो प्रोवाइड करवाएगा, बट इस तरह के क्रॉप्स जो हैं आपके राइस हो या फिर व्हीट हो या फिर जूट है, ओके तो इन क्रॉप्स के लिए वो सुटेबल नहीं होगा। ओके दैन टेम्परेचर के साथ भी वही है, जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा लाइक कि डेजर्ट रीजन में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ टेम्परेचर अधिक होता है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन अधिक होता है, बट रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन कम होता है, मीन्स वर्षा कम होती है, तापमान अधिक होता है। इस वजह से वहाँ जो है सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो अपर लेयर ऑफ द सॉइल में वो कम होता है, जो कि किसी भी फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के लिए उसके प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो फेवरेबल नहीं होता है। ओके इकोनॉमिक फैक्टर्स में कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कैपिटल अगर आपके पास नहीं है तो फिर एग्रीकल्चर जो है आपके प्रैक्टिसेस वो कहीं हद तक जो है वो बैडली अफेक्टेड होता है। दैन इनकम, इट डिपेंड्स ऑन फार्मर्स इनकम और नेशंस और स्टेट्स इनकम। अगर जो है इनकम जिनकी अधिक है वो एग्रीकल्चर में जो है आपके मॉडर्न टेक्निक्स के टूल्स का जो है इम्प्लीमेंटेशन करके और फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। दैट्स वाई इनकम जो है वो अनदर जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन मार्केट साइज एंड एसेसिबिलिटी। ओके तो मार्केट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और लेकिन मार्केट आपके आसपास है ही नहीं अवेलेबल, एसेसिबिलिटी नहीं है मार्केट तक, मीन्स जो है मार्केट तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर फार्मर्स के लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है जो वो अपने जो प्रोड्यूस्ड हैं, जो उत्पादन हैं, ठीक है, उनको वो बेच पाएँ और फिर उनसे जो है आपका मुनाफा मीन्स प्रॉफिट वो अर्न कर पाएँ। तो इस वजह से जो है उनके इकोनॉमिक कंडीशन के इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और उनके जो प्रोड्यूस्ड हैं उनके लिए एक मार्केट भी होना ज़रूरी है। इस वजह से जो है मार्केट की साइज और एसेसिबिलिटी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर। दैन डिमांड, जो डिमांड वही हुआ जो अगर आपके जो है मीन्स जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उस आइटम्स उस
उन एग्रो आइटम्स की डिमांड होनी चाहिए मार्केट में। जब तक डिमांड नहीं होगा तो आपके जो प्रोड्यूस्ड आइटम्स हैं वो फिर क्या होगा, बेकार हो जाएंगे। ओके, और फिर आपको लॉस होगा, मीन्स जो फार्मर्स हैं उन्हें लॉस होता है। इसलिए डिमांड जो है अनदर फैक्टर। देन टेक्नोलॉजी, हम सभी जानते हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा। और वो क्यों, क्योंकि वहाँ जो है टेक्नोलॉजी का जो है प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया। ओके, सो टेक्नोलॉजी प्लेज an important role in agriculture location. Then infrastructure of और एग्रीकल्चर एस्टैब्लिशमेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेजर कौन कौन से जो हैं जो कि इन्फ्लुएंस करता है एग्रीकल्चर लोकेशन और एक्टिविटीज़ को, लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी, मीन्स रोड, प्रॉपर रोड नेटवर्किंग शुड बी देयर। ओके, और आइदर जो है आपकी जो नेविगेशन जो है आपकी वो होनी चाहिए बेटर। ओके, तो सिमिलरली जो है आपके कम्युनिकेशन, जो आज बहुत सारे जो इंफॉर्मेशंस हैं जो कि आपके देखते हैं हम, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, मीन्स इंटरनेट है, इनके थ्रू हम बहुत तेज़ी से इनोवेशंस एंड इन्फॉर्मेशंस को जो है रूरल एरिया तक भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके हम फार्मर्स के हित में, उनके बेनिफिट्स के लिए जो भी स्कीम्स हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशंस हैं, क्लाइमेटिक और वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं, वो उन तक सही समय पर पहुंचाया जा सके। ओके, सो फॉर दैट अ बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी नीडेड। ओके, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, लाइक कि जो है आपके कृषि विज्ञान केंद्र, इस तरह के जो केंद्र हैं, एग्रीकल्चर मीन्स साइंस सेंटर, तो ऐसे सेंटर्स का होना ज़रूरी है। और ये जहाँ भी होगा वहाँ की एग्रीकल्चर कंडीशन जो है वो बेटर होगी, क्योंकि इससे हम सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं टाइम टू टाइम, और फिर फार्मर्स को सजेस्ट भी किया जा सकता है जो उनके सॉइल के लिए कौन सा क्रॉप बेस्ट होगा, सुटेबल होगा। तो इस तरह के जो है हम सेंटर्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होना, उनका एडवांस होना ज़रूरी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। ओके, देन पीपल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो इसमें कौन कौन से जो है फैक्टर्स और हैं, सब फैक्टर्स जो कि एग्रीकल्चर लोकेशन और एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, लाइक कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अब यहाँ दो तरह की डेंसिटी की बात जो है मैंने किया हूँ, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड एग्रीकल्चर डेंसिटी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछ दिया जाता है इनका डिफरेंस, या फिर जो है आपको MCQ में भी अगर आ जाएगा तो आपको फिर सपोज कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है तो आपको पता होनी चाहिए दैट व्हाट इट मीन्स, बिकॉज डेंसिटी आर ऑफ सेवरल टाइप्स, लाइक कि सिंपल डेंसिटी, पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। ओके, देन जो आपकी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, तो यहाँ जो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल और पर्सन पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड, मीन्स जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उस पे जो है पॉपुलेशन का प्रेशर कितना है। ओके, सो नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ एरेबल और एग्रीकल्चर लैंड, ये आपका कहलाएगा व्हाट, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप माइंड में रखिएगा। Then agriculture density. Agriculture density is what? How it is different from physiological density? यहाँ आपका वहाँ नंबर ऑफ पर्सन्स और पॉपुलेशन था, जो कि एक पर्टिकुलर जो है आपका पर यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड पे कितने पॉपुलेशन डिपेंडेंट हैं। ओके, देन अब एग्रीकल्चर डेंसिटी में है जो उसी पर यूनिट एग्रीकल्चर लैंड पे कितने ऐसी पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में संलग्न हो। ओके, तो उनका रेशियो हम यहाँ पे, एग्रीकल्चर डेंसिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और प्राइमरी एक्टिविटीज, ओके, पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड और एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये जो आपके दो जो है आपके एग्रीकल्चर डेंसिटी, अब इन दोनों से होगा क्या, होता क्या है, लाइक कि ये दोनों चाहे फिजियोलॉजिकल डेंसिटी हो या एग्रीकल्चर डेंसिटी हो, सपोज कि जहाँ अधिक होगी ये डेंसिटी तो जाहिर सी बात है वहाँ जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर पॉपुलेशन का प्रेशर अधिक होगा, और इसलिए वहाँ की जो लैंड होल्डिंग होगी वो भी, उसका साइज कम होगा, और उसका जो प्रोडक्शन होगा उसके प्रॉफिट्स भी कई पार्ट मीन्स हेड्स में बंटने हैं। तो दैट्स वाई जो टोटल आउटकम होगा वो कहीं ना कहीं जो है वो कम हो जाए। जितना अधिक फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होगा उतना ही जो आपके प्रॉफिट जो है उतना ही कम जो है मीन्स पर हेड होता चला जाएगा। ओके, क्योंकि वहाँ जो है आपके एग्रीकल्चर लैंड पे प्रेशर अधिक है। और दैट्स वे अगर हम बात करते हैं सपोज कि इंडिया और बांग्लादेश की एंड अमेरिका की, तो वहाँ जो आप बात करेंगे इंडिया एंड बांग्लादेश का फिजियोलॉजिकल डेंसिटी यहाँ की अधिक होगी,
क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन प्रेशर जो है एग्रीकल्चर लैंड पे अधिक है। वहीं हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ एग्रीकल्चर लैंड पे पॉपुलेशन प्रेशर कम है, एंड दैट्स वाई दे जनरली प्रैक्टिस what kind of agriculture? Extensive agriculture, and we do intensive agriculture, okay, and subsistence as well। हमारी जो एग्रीकल्चर होती है ज़्यादातर सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, ओके, क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर अधिक है एग्रीकल्चर लैंड पे, और इसलिए जो हम अपने जीवन निर्वाह के लिए बस कई सारे जो है यहाँ फार्मर्स खेती करते हैं, ओके, उनसे बेच कर उन प्रोडक्ट्स को बेच कर मार्केट में और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने की जो टेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कम है, क्योंकि हमारे पास लैंड होल्डिंग का जो साइज़ है वो कम है, छोटा है, एंड देन सेकंड जो आपका प्रेशर जो है आपका पॉपुलेशन प्रेशर वो अधिक है, ओके। देन नेक्स्ट जो हम बात करते हैं पीपल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स में, दैट इज स्किल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिशनर। अब जहाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिशनर स्किल्ड हैं, उन्हें प्रॉपर पता है वेदर कंडीशन का, सॉइल कंडीशन का, ओके, टोपोग्राफी का, कौन सा सॉइल किस जो है क्रॉप के लिए ज़्यादा सुइटेबल है, तो इस तरह का जो स्किल्ड जो है आपके एग्रीकल्चर लेबर्स होंगे या फिर फार्मर्स होंगे, जहाँ भी वहाँ की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और क्वालिटी भी बेहतर होती है, ओके। देन साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जैसा कि मैंने कहा लैंड होल्डिंग्स का साइज मीन्स आपके खेत की जो का साइज जो है, आकार जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा, उस पर जो आपका पर यूनिट जो आपका एक्सपेंडिचर है वो उतना ही बढ़ता जाएगा, ओके, एंड देन जो आपका उसका जो आउटकम है वो कम होता चला जाएगा। तो इससे क्या है, लैंड होल्डिंग का साइज जितना अधिक होगा पर यूनिट जो है आपका एक्सपेंडिचर वो कम होगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एंड दैट्स वाई जो है वहाँ एक्सटेंसिव फार्मिंग होगी, यहाँ इंटेंसिव फार्मिंग की ज़रूरत पड़ेगी। देन जो है आपका डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, इसमें जो है इनकम, एजुकेशन, हेल्थ और ये सारे आ जाते हैं। तो जहाँ भी फार्मर्स का इनकम अधिक होगा, वो एडुकेटेड अधिक होंगे, हेल्थ जिनकी बेहतर होगी, तो वो क्या करेगा, जो उस कंडीशन को अपने फेवर में करेगा। मीन्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज वहाँ उतने ही एडवांस तरीके से की जाएगी, ओके, उतने ही बेटर वे से किया जाएगा, अप्रोच एंड स्ट्रैटेजीज से किया जाएगा, और फिर उन्हें जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस का जो मैक्स प्रॉफिट जो है उसका रेट भी अधिक होगा, ओके, इन कंपैरिजन टू द रीजन हैविंग लेस इनकम, ओके, लेस एडुकेटेड पीपल्स आर देयर, एंड ओके, अगर हम बात करें इल पर्सन्स जो है और फार्मर्स जहाँ होंगे वहाँ के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो उनका जो है एग्रीकल्चर प्रॉफिट वो अधिक होगा। तो इस तरह से ये सारे जो है फैक्टर्स ये थे पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक फैक्टर्स। नाउ सोशियो कल्चर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये इनमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक लैंड रिफॉर्म पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ लैंड रिफॉर्म पॉलिसी जो है आपकी तो लाई गई, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन आज भी हम कहें तो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और इसके तहत क्या थे, लाइक कि एक बात मैं कह रहा हूँ, जो यहाँ पे जो है आपका जो फार्मर्स के जो स्मॉल जो है आपके लैंड होल्डिंग्स हैं और कई जगह जो स्कैटर्ड रहते हैं, तो लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या, भूमि सुधार। इसमें क्या है, अगर सपोज मैं एक फार्मर हूँ और मेरे गाँव में मेरे कई सारे खेत हैं, लेकिन उनका साइज छोटा छोटा है, वो कई डायरेक्शंस में वो बिखरे पड़े हैं, ठीक है, एक तो घर के पास में है, एक घर से काफ़ी दूर है एक लैंड होल्डिंग, ओके, एक जो है कहीं और है। तो इस तरह से जो है अगर हम बात करें, मेरा सपोज कि मेरे 5 खेत हैं, मेरे 5 जो है फार्म्स हैं, उनकी साइज़ भी बहुत बड़ी नहीं है और वो जो है विलेज के 5 डिफरेंट कॉर्नर्स में हैं, ओके। तो क्या होगा, पर यूनिट जो है अगर हम बात करते हैं, पर यूनिट एक्सपेंडिचर जो है आपका लैंड पे वो मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। सपोज कि अगर मैं एक बार जो है आपका किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करके, ओके, और अगर मैं अपनी जो है लैंड प्रिपेयर करता हूँ एक जगह, तो क्या होगा, फिर सेकंड लैंड को उसे फिर से जो है प्रिपेयर करने में हमें अपने टेक्नोलॉजी को शिफ्ट वहाँ करना होगा। और इस दौरान जो टाइम का जो है आप देखिए, टाइम जो है ज़्यादा आपको लगा, कंज्यूम हुआ, देन एक्सपेंडिचर वो बढ़ जाएगा, ओके। तो इस तरह के जो आपके सिमिलरली हमें 5 जो है आपके लैंड ब्लॉक्स के लिए 5 इरिगेशन फैसिलिटीज़ को जो वहाँ तक पहुँचाना होगा, डेवलप करना होगा, ओके, मीन्स 5 बोरिंग्स हमें जो है वहाँ कहीं ना कहीं जो है हमें डेवलप करने होंगे। तो इस तरह से बात करें तो हमें जो है पर यूनिट जो है इस तरह से मेरा एग्रीकल्चर जो एक्सपेंडिचर वो बढ़ जाएगा, और वो कहाँ इफेक्ट करेगा, एग्रीकल्चर प्रॉफिट को, ओके। तो इस वजह से जो लैंड रिफॉर्म है वो यही कहता है, उस पॉलिसीज़ के थ्रू यही जो है, जिसे हम चकबंदी भी कहते थे, तो उसमें एक यह था रूल कि जो आपके सपोज कि 5 डिफरेंट प्लेसेस पे, स्पॉट्स पे जो आपके लैंड
होल्डिंग्स हैं, तो उनको जो है अदर फार्मर्स से जो है, जो कि आपके पास मीन्स कहीं ना कहीं आपके आसपास, आपके फार्म के आसपास जो उनका कोई लैंड है, और सेकंड जो आपका ब्लॉक है वहाँ पे उनकी जो है कोई जो है आपकी अगर लैंड हो, तो इस तरह से जो है एक साथ आपके सारे लैंड्स को उतने प्रोपोर्शन को मर्ज करके और फिर एक कंबाइंड जो है आपका एक बड़ा रीजन जो है आपका मीन्स एग्रो फार्म आपके नाम हो जाएगा। और फिर सिमिलरली इस तरह से जो है आपके डिफरेंट होल्डिंग्स के को एक साथ मिला के और जितने भी आपके अवेलेबल हैं उनको एक बड़े साइज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, आप उसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बेटर वे में कर सकते हैं। आपका पर यूनिट एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम हो जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओके, अनदर जो हम बात करते हैं लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। ओके, वी ऑल नो दैट दिस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन ओके डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चर लैंड। ओके, हाउ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट रैपिड अर्बनाइजेशन रिजल्ट्स इनटू टू थिंग्स, वन encroachment of agricultural land and another it increases rural to urban migration। ओके, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन जो है बढ़ता जाता है तो क्या होता है, जो ग्रामीण जनसंख्या होती है, रूरल पॉपुलेशन होती है, वो अर्बन जो सेंटर की तरफ शिफ्ट करती है, माइग्रेट करना स्टार्ट करती है। इससे क्या होता है, जो रूरल जो एरिया की जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाती है अर्बन सेंटर्स में, और फिर रूरल एग्रीकल्चर जो है आपका इससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, क्योंकि उनके पास फिर एग्रीकल्चर लेबर्स की कमी हो जाती है। ओके, वर्कर्स की कमी हो जाती है, और फिर इससे कहीं ना कहीं जो हमारी कंप्लीट जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो अफेक्टेड होता है। ओके, दैन जो है लैंड यूज प्लानिंग, जो इसमें जो है आपका ये फैक्टर जो है भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंड यूज प्लानिंग में हम जो एग्रीकल्चर लैंड का जो हमारे पास अवेलेबल है उसका हम किस वे में प्लान कर रहे हैं, उसको किस वे में यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, तो इसकी जानकारी हमारे पास में जो इंडियन फार्मर्स हैं उनके पास काफ़ी कम है, जो वो अपने अवेलेबल लैंड का कितना प्रोपोर्शन किस सेक्टर में यूज करे, इसका इंफॉर्मेशन नॉलेज कम है। और कहीं ना कहीं यह जो एक बहुत बड़ा फिर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो जाता है किसी भी एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का क्यों ना हो। ओके, देन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब जहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो एक कल्चरल प्रैक्टिसेस थी अब तो काफ़ी कम हुआ है। पहले आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में या फिर जो है छोटा नागपुर रीजन में क्या होता था, जो फॉरेस्ट को मीन्स जंगलों को काट कर और फिर वहाँ कुछ दिन तक प्रैक्टिसेस की जाती थी, फिर जैसे जैसे वहाँ जो आपकी फर्टिलिटी जो है कम होती चली जाती थी, फिर वो आगे बढ़ते थे, वहाँ के जंगल को साफ करके आग लगा के फिर वहाँ कुछ दिन प्रैक्टिस करते थे, इस तरह से शिफ्ट करते जाते थे। तो यह जो प्रैक्टिसेस था वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड के लिए उसकी फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हार्मफुल था। ओके, इसलिए इस पे कई तरह के जो आपके एक्शंस भी लिए गए, कई तरह की पॉलिसीज़ भी बनाए गए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकने के लिए। तो यह जो है आपका एक अनदर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, जो कि आप कह सकते हैं सोशियो कल्चरल जो है आपका फैक्टर। दैन मोनोक्रॉपिंग कल्चर, आज के डेट में सबसे बड़ा जो चैलेंज है एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए वो क्या है, मोनोक्रॉपिंग मीन्स इंक्रीजिंग मोनोक्रॉपिंग कल्चर। इसमें क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मर्स एक फार्म में एक ही तरह के क्रॉप्स को जो मार्केट में डिमांड है जिसका, वो कल्टीवेट प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो उससे क्या होती है, सॉइल की जो न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड ग्रोथ उसका होता है। ओके, और इस तरह से जो है सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ये जो है सारे फैक्टर्स हैं सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ओके, अनदर जो हम बात करते हैं और परहैप्स लास्ट फैक्टर्स की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ फैक्टर्स की, दैट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, और इसमें जो है आपका क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जिस तरह से चेंज हो रहा है वर्ल्ड वाइड, ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है एग्रीकल्चर के लिए। ओके, दैन लेवल ऑफ पॉल्यूशन, ओके, आइदर सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, ये जितने भी पॉल्यूशन है हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ओके, दैन सॉइल डिग्रेडेशन, जहाँ रेट ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन अधिक है और वो चाहे वो नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू हो या फिर जो है आपके एंथ्रोपोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू, बट रेट ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन जहाँ अधिक होगा वहाँ की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। ओके, दैन नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर। ओके, और इसमें जो है आए दिन आप सपोज कि साइक्लोन है,
इधर फ्लड है, ड्रॉट है, इस तरह के कंडीशंस जो हैं, डिजास्टर्स कंडीशंस, हैजार्ड्स जो हैं नेचुरल और मैनमेड, वो भी हमारे एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करने वाले, उसके लोकेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं. सो दीज वेर द मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. एंड नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद द वन Thunen एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बनिए और हम फिर डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से बारीकी से वन Thunen एग्रीकल्चर मॉडल को, जिसमें कि जो एक कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल है और उसमें 6 डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक जोन्स की बात की है वन Thunen ने, और फिर किस तरह से जो है आपके मीन्स इकोनॉमिक रेंट का बात करते हुए एग्रीकल्चर लोकेशन की बात वन Thunen ने की है. इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच.